हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में एमए हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 के पेपर 4 का शॉर्ट मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसका खंड आ यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देख लिए थे। तो चलिए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया था। तो चलिए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध के कारणों और परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्ययन है जो न केवल चीन और ब्रिटेन के बीच की कूटनीतिक संबंधों को उजागर करता है, बल्कि यह साम्राज्यवाद, व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन के विकास को भी समझने में मदद करता है। आइए हम पहले और दूसरे अफीम युद्ध के कारणों और परिणामों का विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण करें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 1842 तक। सबसे पहले देखेंगे प्रथम अफीम युद्ध के कारण। पहला कारण है अफीम व्यापार। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटेन ने चीन में अफीम के व्यापार को बढ़ावा दिया। भारतीय उपमहाद्वीप से लाए गए अफीम ने चीन में व्यापक रूप से खपत किया जाना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप चीन में अफीम की लत बढ़ी। प्रथम अफीम युद्ध का दूसरा कारण है वाणिज्यिक असंतुलन। ब्रिटेन का चीन के साथ वाणिज्यिक असंतुलन नकारात्मक था। चीन ने ब्रिटिश उत्पादों जैसे कि कपड़ा, चाय और रेशम का निर्यात किया, जबकि ब्रिटेन ने चीन को केवल अफीम का निर्यात किया। इससे ब्रिटेन को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा था। प्रथम अफीम युद्ध का तीसरा कारण है चीन का निषेधात्मक नीतियाँ। चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए कठोर कदम उठाए। 1839 में ग्वांगझू में चीनी अधिकारियों ने ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा अवैध रूप से लाए गए अफीम को नष्ट किया। चौथा कारण है ब्रिटिश प्रतिक्रिया। चीनी अधिकारियों के इस कदम के बाद ब्रिटेन ने इसे अपने व्यापारिक अधिकारों का उल्लंघन माना और युद्ध की तैयारी शुरू की। चलिए अब आगे देखते हैं युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम। घटनाक्रम का मतलब है यहाँ पे कि युद्ध किस प्रकार हुआ। आइए देखते हैं कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इसका अंत हुआ। पहला है सैन्य संघर्ष। युद्ध की शुरुआत 1839 में हुई, जब ब्रिटिश सेना ने चीनी तट पर आक्रमण किया। ब्रिटेन की आधुनिक सैन्य तकनीक और रणनीतियों ने उन्हें जल्दी ही जीत दिलाई। दूसरा है नौसैनिक श्रेष्ठता। ब्रिटेन ने अपनी नौसेना के माध्यम से चीन के तटीय क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित किया और महत्वपूर्ण शहरों पर आक्रमण किया, जैसे कि नानजिंग और शंघाई। आइए अब प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम देख लेते हैं। पहला परिणाम है नानजिंग संधि। नानजिंग संधि हुई थी 1842 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं। युद्ध का अंत नानजिंग संधि के साथ हुआ, जिसमें चीन ने ब्रिटेन को कई अधिकार दिए। इसके अंतर्गत चीन ने हांगकांग को ब्रिटेन को सौंपा, 5 बड़े बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोला और भारी मुआवजे का भुगतान करने पर सहमति जताई। दूसरा परिणाम या इसी को कह सकते हैं प्रभाव। दूसरा प्रभाव है सांस्कृतिक प्रभाव या परिणाम। यह युद्ध चीन के भीतर विदेशी शक्तियों के प्रति विरोधी भावनाओं को जन्म देने वाला बना और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने बाद में अन्य सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। आइए अब देखते हैं द्वितीय अफीम युद्ध। द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 1860 तक चला था। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के कारण। कौन कौन से कारण थे। पहला कारण है नानजिंग संधि का कार्यान्वयन।
द्वितीय अफीम युद्ध का मुख्य कारण नानजिंग संधि की शर्तों का अनुपालन और ब्रिटेन द्वारा प्राप्त अधिकारों का विस्तार करना था। दूसरा कारण है अफीम का निर्यात। द्वितीय युद्ध में ब्रिटेन ने अपने अफीम व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। चीनी अधिकारियों ने इसे अवैध माना और ब्रिटिश व्यापारियों को परेशान किया। तीसरा कारण है ब्रिटिश और फ्रांसीसी गठबंधन। इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी शामिल हो गया। फ्रांसीसी ने अपनी वजह से एक अलग समस्या को जोड़ते हुए युद्ध में हिस्सा लिया, जिसमें एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या शामिल थी। इस कारण द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं द्वितीय अफीम युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम कौन कौन से हैं। पहला घटनाक्रम है आक्रमण। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी बलों ने संघाई और अन्य शहरों पर आक्रमण किया। दूसरा है पीकिंग पर आक्रमण। 1860 में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने बीजिंग, या कह सकते हैं इसी को पीकिंग कहते हैं, पर हमला किया और साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों को नष्ट किया, जिससे चीन को भारी नुकसान हुआ। तो चलिए अब द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम देख लेते हैं। परिणाम कह सकते हैं या इसी को कह सकते हैं कि प्रभाव। क्वेश्चन में कभी कभी परिणाम पूछ लेता है या कहता है कि द्वितीय अफीम युद्ध के प्रभाव बताइए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रभाव है बीजिंग संधि। द्वितीय युद्ध का अंत बीजिंग संधि के साथ हुआ, जिसमें चीन ने ब्रिटेन और फ्रांस को और अधिक अधिकार दिए। दूसरा परिणाम है अधिक बंदरगाहों का उद्घाटन। इस संधि के तहत चीन ने और अधिक बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोला और अपने क्षेत्रों में विदेशी निवासियों के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान की। तीसरा परिणाम है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। युद्ध ने चीन में सामाजिक अशांति को बढ़ाया और एशिया में साम्राज्यवाद के प्रति विरोध की भावना को और मजबूत किया। चलिए अब प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध का तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण किस आधार पर करते हैं? जब किसी दो चीज़ों में तुलना की जाती है तो पहली बात तो उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर तुलना करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आधारभूत अंतर, या कह सकते हैं कि असमानताएं। तो चलिए देखते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध में कौन कौन सी असमानताएं थीं। इन्हीं के आधार पर हम इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे। पहली असमानता है कारणों में भिन्नता। प्रथम युद्ध का मुख्य कारण अफीम व्यापार और चीनी सरकार का व्यापार पर नियंत्रण था, जबकि द्वितीय युद्ध में पूर्व युद्ध की संधियों का पालन न करना और ब्रिटेन का विस्तारवाद था। दूसरी असमानता है, या कह सकते हैं कि दूसरा अंतर है संलग्न शक्तियां। पहले युद्ध में मुख्य रूप से ब्रिटेन शामिल था, जबकि दूसरे युद्ध में ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी था। तीसरा अंतर है युद्ध की रणनीति। पहले युद्ध में समुद्री आक्रमण पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि दूसरे युद्ध में भूमि और समुद्र दोनों पर आक्रमण किया गया। चलिए अब देखते हैं आधारभूत समानताएं कौन कौन सी थी। अब देखते हैं इनमें समानता क्या थी दोनों युद्धों में। पहली समानता थी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। दोनों युद्ध साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का परिणाम थे, जहां पश्चिमी शक्तियों ने चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया। प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध में दूसरी समानता थी चीन का कमजोर होना। दोनों युद्धों ने चीन को साम्राज्यवादी शक्तियों के सामने कमजोर किया, जिससे उसकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। तीसरी समानता है संधियों का प्रभाव। दोनों युद्धों के परिणाम स्वरूप चीन को अनियंत्रित संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे उसकी संप्रभुता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अभी हमने प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध के कारण, परिणाम और उनका तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में जाना। अब चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रथम और द्वितीय अफीम युद्ध ने चीन और पश्चिमी शक्तियों के बीच के संबंधों को न केवल बदल दिया, बल्कि यह चीन के भीतर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को भी जन्म दिया। इन युद्धों ने चीन की संप्रभुता को कमजोर किया और साम्राज्यवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रिया को आकार दिया।
चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, जापान में टोकुगावा शोगुनेट के अंत और मीजी पुनरुद्धार या पुनर्स्थापन के बीच के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं कि जापान में टोकुगावा शोगुनेट का अंत कब और कैसे हुआ। टोकुगावा शोगुनेट का अंत और मीजी पुनरुद्धार जापान के इतिहास के दो महत्वपूर्ण चरण हैं, जिन्होंने देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में गहरा परिवर्तन लाया। यह अवधि न केवल जापान के भीतर विभिन्न नीतियों और सुधारों का परिचायक थी, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी जापान के उदय का एक महत्वपूर्ण चरण थी। तो चलिए अब टोकुगावा शोगुनेट का अंत देख लेते हैं, किस प्रकार हुआ था। हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर में देख लिया था पहले कि टोकुगावा शोगुनेट का अंत कैसे और कब हुआ था। तो चलिए अब देख लेते हैं टोकुगावा शोगुनेट का अंत का राजनीतिक परिवर्तन। पहला राजनीतिक परिवर्तन है सामंती व्यवस्था। टोकुगावा शोगुनेट ने एक कठोर सामंती व्यवस्था स्थापित की, जिसमें शोगन ने स्थानीय डोमियोज या कह सकते हैं कि जमींदारों के माध्यम से शासन किया। यह व्यवस्था अंततः केंद्र सरकार की शक्ति को कमजोर कर रही थी। दूसरा राजनीतिक परिवर्तन है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 1853 में अमेरिकी एडमिरल मैथ्यू पेरी के नेतृत्व में जापान के बंदरगाहों पर आए विदेशी जहाज़ों ने जापान के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न किया। जापान को अपने बंदरगाहों को खोलने के लिए मजबूर किया गया, जो शोगुनेट के लिए एक अपमान था। तीसरा है विदेशी प्रभाव और विद्रोह। बाहरी दबाव के कारण शोगुनेट की वैधता में कमी आई और विभिन्न राजनीतिक समूहों ने विद्रोह की योजना बनाई। अंततः 1868 में सामुराई विद्रोह के कारण टोकुगावा शोगुनेट का अंत हुआ। चलिए अब सामाजिक परिवर्तन देख लेते हैं। पहला सामाजिक परिवर्तन है सामाजिक असंतोष। शोगुनेट की कठोर नीतियों और आर्थिक कठिनाइयों ने समाज में असंतोष को बढ़ावा दिया। सामुराई, किसान और व्यापारी वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। दूसरा परिवर्तन है नए विचारों का उदय। पश्चिमी विचारधाराओं का प्रसार, जैसे कि लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ने जापान के युवा वर्ग को प्रभावित किया और शोगुनेट के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। चलिए अब मीजी पुनर्स्थापन या मीजी पुनरुद्धार के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन। पहला राजनीतिक परिवर्तन है सम्राट की पुनर्स्थापना। मीजी पुनरुद्धार के दौरान सम्राट मेजी को फिर से केंद्र में लाया गया। शोगुनेट का अंत करके सम्राट को शक्ति दी गई, जिससे जापान की राजनीतिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। दूसरा राजनीतिक परिवर्तन है संविधान का निर्माण। 1889 में जापान ने अपना पहला संविधान लागू किया, जो संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखता था। यह संविधान सम्राट को शक्ति देता था, लेकिन इसके साथ ही विधायी और न्यायिक शक्तियों को भी स्थापित किया गया। चलिए अब मीजी पुनरुद्धार का राजनीतिक परिवर्तन में तीसरा परिवर्तन देख लेते हैं। तीसरा परिवर्तन है शासन की केंद्रीकरण। मीजी सरकार ने स्थानीय प्रबंधनों को समाप्त कर दिया और एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। इसने सरकारी कार्यों की दक्षता को बढ़ाया। चलिए अब दूसरा परिवर्तन देखते हैं। दूसरा परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन। आइए अब राजनीतिक परिवर्तन के बाद मीजी पुनरुद्धार के सामाजिक परिवर्तन देख लेते हैं। पहला सामाजिक परिवर्तन है शिक्षा का सुधार। मीजी सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कई उपाय किए। नए विद्यालयों की स्थापना की गई और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया। इससे समाज में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ा। मीजी पुनरुद्धार का दूसरा सामाजिक परिवर्तन है महिला अधिकारों का सुधार। यद्यपि यह सुधार धीरे धीरे हुआ, लेकिन मीजी युग में महिलाओं के अधिकारों की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया और उन्हें सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तीसरा है
पारंपरिक सांस्कृतिक बदलाव। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने से पारंपरिक जापानी संस्कृति में भी बदलाव आया। फैशन, आहार और जीवन शैली में पश्चिमी तत्वों का समावेश हुआ। चलिए मेजी पुनरुद्धार का अब तीसरा परिवर्तन यानी आर्थिक परिवर्तन देख लेते हैं। पहला आर्थिक परिवर्तन है औद्योगिकीकरण। मेजी पुनरुद्धार के दौरान जापान में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने उद्योगों को स्थापित करने के लिए विदेशी तकनीक और विशेषज्ञता का लाभ उठाया। दूसरा आर्थिक परिवर्तन है भूमि सुधार। कृषि भूमि का सुधार किया गया जिससे किसानों को अपनी जमीन पर अधिक अधिकार मिला। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा है आर्थिक नीति में परिवर्तन। सरकार ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई जिसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और संचार में सुधार किया गया। चलिए अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है। टोकुगावा शोगुनेट का अंत और मेजी पुनरुद्धार जापान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस अवधि ने न केवल जापान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, बल्कि जापान को एक शक्तिशाली और औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरने में भी मदद की। इन परिवर्तनों ने जापान को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिससे वह आधुनिक युग में प्रवेश कर सका। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति और उसमें हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 19वीं सदी का अंत चीन के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन और संकट का काल था। इस अवधि में चीन को न केवल आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, बल्कि विदेशी शक्तियों द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने भी देश की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया। आइए हम 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति और उसमें हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति में पहली स्थिति देखते हैं। चलिए राजनीतिक स्थिति। पहली राजनीतिक स्थिति है विदेशी हस्तक्षेप। 19वीं सदी के अंत में चीन साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन था। विभिन्न पश्चिमी देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस ने चीन के बाजारों और संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य और राजनीतिक दबाव डाला। दूसरी राजनीतिक स्थिति है किंग राजवंश का पतन। 19वीं सदी के अंत में किंग राजवंश की शक्ति कमजोर हो गई थी। इस अवधि में कई विद्रोह हुए जैसे कि ताइपिंग विद्रोह और बॉक्सर्स विद्रोह। इन विद्रोहों ने राजवंश की वैधता को गंभीरता से चुनौती दी। चीन की राजनीतिक स्थिति में तीसरा है संविधानात्मक सुधारों का अभाव। किंग सरकार ने सुधारों की कोशिशें की लेकिन ये असफल रहीं। सरकार की भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के कारण जनता में असंतोष बढ़ा। 19वीं सदी के अंत में चीन की आर्थिक स्थिति कैसी थी, चलिए देखते हैं। पहला है साम्राज्यवाद का प्रभाव। विदेशी शक्तियों के दबाव ने चीन की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। स्थानीय उद्योगों पर विदेशी उत्पादों का दबाव बना जिससे घरेलू उद्योगों में गिरावट आई। दूसरा है अफीम व्यापार। अफीम का व्यापार चीन की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। यह व्यापार न केवल आर्थिक संकट का कारण बना बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर कर रहा था। तीसरा है संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सुधारों की आवश्यकता थी। कुछ विचारशील लोगों ने पश्चिमी देशों की तर्ज पर औद्योगिकीकरण और आधुनिकता की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की। चलिए अब 19वीं सदी के अंत में चीन की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आइए देखते हैं। पहला है किसान विद्रोह। किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उच्च करों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान सड़कों पर उतर आए। ताइपिंग विद्रोह में लाखों लोगों ने भाग लिया जो कि एक विशाल सामाजिक आंदोलन था।
दूसरा है शिक्षा और जागरूकता। 19वीं सदी के अंत में शिक्षा में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, लोगों में जागरूकता बढ़ी और कई बुद्धिजीवी पश्चिमी विचारों को अपनाने लगे। चलिए अब 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति के बाद अब देखते हैं 19वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन कौन से हुए थे चीन में। आइए देखते हैं। 19वीं सदी के अंत में चीन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पहला परिवर्तन है अफीम युद्ध और अपमानजनक संधियां। 19वीं सदी के मध्य में हुए पहले और दूसरे अफीम युद्ध ने चीन को ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों के सामने कमजोर बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप चीन को कई अपमानजनक संधियां करनी पड़ी, जैसे नानकिंग संधि, जिससे ब्रिटिश और अन्य विदेशी ताकतों को चीन में व्यापारिक और राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। दूसरा परिवर्तन है चिंग राजवंश की कमजोर स्थिति। चिंग राजवंश की शक्ति में गिरावट आई। विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक विद्रोहों के कारण शासक वर्ग की पकड़ कमजोर होती चली गई। चिंग शासन की असफलता ने जनता में असंतोष और विद्रोह की भावना को बढ़ावा दिया। आगे है ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह चिंग राजवंश के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था जिसमें लाखों लोगों की जान गई। यह विद्रोह चीन के कमजोर प्रशासन और किसानों के प्रति अन्याय का परिणाम था। इसने चीन की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। चौथा परिवर्तन है स्वशक्ति आंदोलन। 19वीं सदी के अंत में चिंग सरकार ने स्वशक्ति आंदोलन चलाया, जिसमें चीन की शक्ति बढ़ाने के लिए पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने की कोशिश की गई। इसमें उद्योगों की स्थापना और सेना को आधुनिक बनाने के प्रयास शामिल थे, लेकिन यह आंदोलन सीमित सफलता ही प्राप्त कर सका। 19वीं सदी के अंत में चीन का पांचवा महत्वपूर्ण परिवर्तन है सिनो जापानी युद्ध। चीन और जापान के बीच हुआ पहला सिनो जापानी युद्ध चीन की कमजोरी को और उजागर कर गया। इस युद्ध में हार के बाद चीन को जापान के साथ शर्मनाक संधि करनी पड़ी, जिससे उसे कोरिया पर अपना अधिकार छोड़ना पड़ा और जापान को कई व्यापारिक विशेषाधिकार देने पड़े। छठवां परिवर्तन है विदेशी हस्तक्षेप और क्षेत्रीय विभाजन। 19वीं सदी के अंत में चीन में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ता गया। विभिन्न यूरोपीय देशों ने चीन में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र स्थापित किए। इससे चीन की संप्रभुता पर बड़ा खतरा मंडराने लगा और आर्थिक रूप से भी देश कमजोर हो गया। सातवां परिवर्तन है बॉक्सर विद्रोह। बॉक्सर विद्रोह एक राष्ट्रवादी आंदोलन था जो चीन में विदेशी हस्तक्षेप और ईसाई धर्म प्रचार के खिलाफ उभरा, लेकिन इस विद्रोह को विदेशी ताकतों ने कुचल दिया और इसके बाद चीन को और भी अधिक अपमानजनक संधियों का सामना करना पड़ा, जिससे चिंग राजवंश की कमजोरी और स्पष्ट हो गई। चलिए 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति और महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? 19वीं सदी के अंत में चीन की स्थिति बेहद कठिन थी। देश ने बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के संकटों का सामना किया। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पतन और सामाजिक असंतोष ने देश को गहरे संकट में डाल दिया, लेकिन इसी समय यह अवधि सुधार और परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। युवा वर्ग ने नए विचारों को अपनाने की कोशिश की और यह परिवर्तन की ओर पहला कदम था। इस प्रकार 19वीं सदी का अंत चीन के लिए एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण चरण था, जिसने भविष्य के लिए नई दिशा निर्धारित की। इन परिवर्तनों ने 20वीं सदी की शुरुआत में चीन की नई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में मदद की। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न का चौथा प्रश्न देखते हैं। चीन में 100 दिन के सुधार, जिसे 100 डेज ऑफ रिफॉर्म कहते हैं, की विफलता यानी असफलता के प्रमुख कारणों और परिणामों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। चीन में 100 दिन के सुधार,
100 डेज रिफॉर्म का कार्यक्रम 1898 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव और घरेलू असंतोष के बीच देश को पुनर्जीवित करना था। यह सुधार योजना चीन के सम्राट किंग के शासन के दौरान आई थी और इसके मुख्य उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार लाना था, लेकिन यह योजना अंततः विफल हो गई। इस विफलता के प्रमुख कारणों और परिणामों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 100 दिन का सुधार का परिचय देख लेते हैं कि आखिर ये 100 दिन का सुधार था क्या। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी देख लेते हैं भूमिका, यह कब लागू की गई, क्या था। चलिए देखते हैं। 100 दिन के सुधार का प्रारंभ सम्राट ग्वांगसू के द्वारा 11 जून 1898 को किया गया। यह सुधार एक प्रतिक्रियात्मक कदम था जिसका उद्देश्य चीन को पश्चिमी शक्तियों की उपनिवेशीकरण से बचाना और देश के आंतरिक संकटों को हल करना था। आगे है मुख्य सुधार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक सुधार, औद्योगिकरण और भूमि सुधार जैसे कई प्रमुख सुधारों की योजना बनाई गई। इसमें सरकारी स्कूलों की स्थापना, प्रेस की स्वतंत्रता और अन्य सामाजिक सुधार शामिल थे। चलिए अब देखते हैं 100 दिन के सुधार की विफलता के प्रमुख कारण। पहला कारण है परंपरावादियों का प्रतिरोध। चीन की पारंपरिक संस्कृति और मूल्य प्रणाली के प्रति गहरा आदर था। कई परंपरावादी विद्वानों और अधिकारियों ने सुधारों का विरोध किया। उन्हें यह डर था कि ये सुधार चीन की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव को कमजोर कर देंगे। चीन में 100 दिन के सुधार की विफलता का दूसरा कारण है रूढ़िवादी तत्वों का प्रभाव। सम्राट ग्वांगसू के सुधारों का विरोध करने वाले रूढ़िवादी तत्व जैसे कि महान रानी डाओगर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने सुधारों का विरोध करने के लिए अपने समर्थकों का एकजुट किया। तीसरा कारण है असंगठित योजना। सुधारों की योजना असंगठित थी और इसमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। इस कारण से कार्यान्वयन में समस्या आई। 100 दिन के सुधार की विफलता का चौथा कारण है असमान समर्थन। सुधारों को लागू करने के लिए आवश्यक सहयोग और समर्थन का अभाव था। कई स्थानीय अधिकारियों ने सुधारों का समर्थन नहीं किया। पांचवा कारण है विदेशी हस्तक्षेप। चीन पर विदेशी शक्तियों का दबाव बढ़ रहा था। सुधारों के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे सुधारों की प्रक्रिया में बाधाएं आईं। छठवां कारण है अफीम युद्धों का प्रभाव। अफीम युद्धों के बाद चीन की स्थिति कमजोर हो गई थी, जिससे देश की राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हुई। चलिए 100 दिन के सुधार की असफलता का सातवां कारण देख लेते हैं। सातवां कारण है संक्षिप्त अवधि। 100 दिन के सुधार कार्यक्रम केवल 100 दिनों तक ही चला। इतनी कम अवधि में व्यापक और जटिल सुधारों को लागू करना संभव नहीं था। चलिए अब इसके परिणाम देख लेते हैं। चीन में 100 दिन के सुधार की असफलता के हमने अभी कारण देखे, अब इसके परिणाम देख लेते हैं। क्या परिणाम हुए थे या कह सकते हैं कि इसके क्या प्रभाव हुए थे। पहला है राजनीतिक परिणाम। 21 सितंबर 1898 को सम्राट ग्वांगसू के सुधार कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। रानी डाओगर ने इसे विफल कर दिया और ग्वांगसू को नजरबंद कर दिया। इस विफलता ने चीन में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ विद्रोहों और संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हुई। चलिए अब दूसरा परिणाम देख लेते हैं। दूसरा परिणाम है सामाजिक परिणाम। चलिए पहला सामाजिक परिणाम देखते हैं। पहला है सामाजिक असंतोष। सुधारों की विफलता के कारण समाज में असंतोष बढ़ गया। विद्रोहियों और सुधारकों के बीच विभाजन गहरा हुआ। दूसरा परिणाम है सामाजिक परिणाम, नई विचारधारा का उदय। इस विफलता ने नए विचारों को जन्म दिया। कुछ बुद्धिजीवियों ने पश्चिमी विचारों को अपनाने का समर्थन किया और समकालीन विचारधाराओं को विकसित किया। 100 दिन के सुधार की असफलता का तीसरा परिणाम है आर्थिक परिणाम। पहला आर्थिक परिणाम है आर्थिक सुधारों की अनदेखी।
आर्थिक सुधारों का कार्यान्वयन न होने से चीन की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। विदेशी शक्तियों ने अपनी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया और स्थानीय उद्योगों पर नियंत्रण बना लिया। दूसरा आर्थिक परिणाम है आधुनिकता की कमी। चीन की औद्योगिकरण प्रक्रिया में स्थिरता बनी रही। सुधारों की विफलता के कारण आधुनिक तकनीक और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में रुकावट आई। चलिए अब देखते हैं सुधारों का दीर्घकालिक प्रभाव, या कह सकते हैं इसी को परिणाम। ये वही है, लेकिन वो जो इसके ऊपर अभी मैंने बताया ये कुछ समय तक के लिए ही परिणाम थे। ये जो मैं बताने वाली हूँ ये दीर्घकालिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक जिसका प्रभाव पड़ा। तो चलिए पहले देख लेते हैं राजनीतिक जागरूकता। 100 दिन के सुधारों की विफलता ने लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। कई बुद्धिजीवी और राजनीतिक कार्यकर्ता सक्रिय हुए और उन्होंने देश के लिए एक नई दिशा की तलाश की। इस अवधि ने चीन में गणतंत्र की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। 1911 में चाइनीज गणतंत्र की स्थापना हुई जो इस बदलाव का परिणाम था। दूसरा दीर्घकालिक प्रभाव है सामाजिक परिवर्तन। पहला है शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम। सुधारों की विफलता के बाद भी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। कई नए विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। दूसरा है महिला अधिकारों की दिशा में जागरूकता। इस समय ने महिलाओं के अधिकारों की दिशा में जागरूकता को बढ़ावा दिया। कुछ सुधारक महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए काम करने लगे। अभी हमने चीन में 100 दिन के सुधार की असफलता के कारण और परिणाम देखते हैं। अब चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। 19वीं सदी के अंत में चीन में 100 दिन के सुधार की योजना एक महत्वपूर्ण प्रयास थी जिसका उद्देश्य देश की आंतरिक और बाहरी समस्याओं का समाधान करना था। हालांकि यह सुधार विफल हो गए और इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि आंतरिक विरोध, कमजोर नेतृत्व, बाहरी दबाव और समय की कमी। फिर भी इस विफलता ने चीनी समाज में राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया, जिसने भविष्य में गणतंत्र की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया। इस प्रकार 100 दिन के सुधार का प्रभाव चीन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में रहा। तो फ्रेंड्स, ये था एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 1 पेपर 4 का सॉल्व्ड मॉडल पेपर। इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे और साथ ही मैंने इसमें आपको आंसर्स भी दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।